बीजेपी ने एक और नई सूची जारी कर दी है और महत्वपूर्ण नाम इस लिस्ट में भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम समीकरणों को देखते हुए ही ये बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और लंबे वक्त से इस लिस्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कौन कौन से इसमें नाम शामिल है वो भी आपको जल्दी जानकारी देंगे। 91 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी ने जारी की है 91 उम्मीदवारों की लिस्ट। दरअसल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसे में आखिर के जो चरण है काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से शुरुआत की लिस्ट को जारी करने के बाद आखिरी जो लिस्ट है उस पर भी मंथन चल रहा था और इसी कड़ी में अब जो आखिर के फेज हैं उसको हर तरीके से ध्यान में रखकर ये नई सूची बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिए जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है, लेकिन पार्टी दूसरी तरफ प्रचार अभियान में भी जुटी हुई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को देखें, कोई महत्वपूर्ण नाम? देखिए, बिल्कुल अगर इस पूरी लिस्ट पर ध्यान दिया जाए तो इस पूरी लिस्ट में जो 91 उम्मीदवार है, इसमें खास तौर से अगर हम बात करें तो अभी जिन्होंने राकेश सचान ने अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है भोगनीपुर से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तिलोई को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी, लेकिन इस बार फिर से मयंकेश्वर सिंह को वहां से सीधे तौर पर प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ साथ मोती सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनको पट्टी से प्रत्याशी बनाया गया है फिर से। इसके साथ ही सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी नाम इलाहाबाद पश्चिम से तय हो गया है और चूंकि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनकी टिकट को लेकर भी काफी अटकलें थी। इसके साथ ही नंद कुमार गुप्ता नंदी यूपी सरकार में मंत्री थे, उनको भी इलाहाबाद दक्षिण से टिकट दे दिया गया है। बाराबंकी से अरविंद मौर्य को टिकट दिया गया है, जयपुर से अभिलीष रावत को टिकट दिया गया है, आरती कौर को कोराव टिकट दिया गया है। के साथ ही अगर हम बात करें तो अयोध्या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट थी, उसको लेकर वेद प्रकाश गुप्ता जो ऑलरेडी वहां से उनको दोबारा से रिपीट किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहराइच से अनुपमा जायसवाल यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही श्रावस्ती से राम फेरन पांडे को टिकट दिया गया है, बलरामपुर से पलटू राम को टिकट दिया गया है। लगातार प्रतीक भूषण जो ब्रिजभूषण सिंह के लड़के हैं, मौजूदा विधायक थे गोंडा से, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कर्नेलगंज से अजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। मनकापुर जो रमापति शास्त्री जो यूपी सरकार में मंत्री थे समाज कल्याण के, उनको दोबारा से रिपीट किया गया है। इसके साथ ही जयप्रताप सिंह बासी से यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको रिपीट किया गया है। सतीश चंद द्विवेदी जो यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री थे इटावा से, उनको दोबारा से रिपीट किया गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज से विधायक थे मौजूदा और उनको दोबारा से रिपीट किया गया। हरैया से अजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फतेह बहादुर सिंह को कैंपियरगंज से टिकट दिया गया है, उन्हें इंपॉर्टेंट नाम बताया सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो राजेश त्रिपाठी को चिल्लूपार से टिकट दिया गया है। राजेश त्रिपाठी को लेकर लगातार अटकलें थी कि इनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन राजेश त्रिपाठी को जो है टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो कैंडिडेट हैं उनमें अगर खास तौर से अगर देखा जाए तो इन लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लालगंज है, नीलम सोनकर को टिकट दिया गया है। देवरिया से शलमणि त्रिपाठी को टिकट मिला है। पत्थर देवा से शुरू प्रताप शाही जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन पर जो है फिर से दांव लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी लिस्ट है इसमें ये आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि लखनऊ में भी कुछ जो नाम है उनके अनाउंसमेंट किए जाए, लेकिन फिलहाल लखनऊ के नाम अभी अनाउंसमेंट नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गिरीश चंद्र यादव जो यूपी सरकार में मंत्री थे, उन पर फिर से जो है दांव खेला गया है। उपेंद्र तिवारी जो यूपी सरकार में मंत्री थे फेफड़ा से बलिया से, उन पर दांव खेला गया है। सत्येंद्र राय गोपालपुर से उनको टिकट मिल गया है। तो ऐसे में कहा सकता है कि अपने आप में ये लिस्ट काफी महत्वपूर्ण है और 91 कैंडिडेट की लिस्ट है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और सीधे रुख करेंगे इस वक्त अपने सहयोगी का जब्बार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, देखिए, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण इसमें सीटें थी जहां पर और जो पार्टियां हैं अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं और इसी वजह से बहुत कुछ सोच समझकर वेट एंड वॉच की स्थिति को देखने के बाद ही ये अनाउंसमेंट हुआ है, नई लिस्ट जारी बीजेपी की तरफ से।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस चुनाव में एक एक सीट को लेकर के अलग अलग तरीके से उसे देखना, समझना और परखना चाहती थी। और इस वक्त जो करीब 96 लोगों की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें अयोध्या से श्री वेद प्रकाश गुप्ता का नाम मुख्यतः इस लिस्ट में है। और गोसाईगंज का मैं जिक्र करूं जहां पर आरपी तिवारी का नाम है। अब सरोज सोनकर हैं बल्हा, जो कि अब एक रिजर्व सीट मानी जाती है। इसी तरीके से 96 ऐसे प्रत्याशियों का नाम इस लिस्ट के जरिए घोषित की गई है, जिसके बाद में अब आने वाले वक्त में और जो नाम बच रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन खास तौर पर राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं, जहां की सीटों को लेकर के आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, उस वक्त ये सवाल उनसे किया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की सीटों को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं असमंजस की एक स्थिति में है और उस पर अभी फैसला थोड़ी देरी से लेना चाहती है। लेकिन आज की इस 96 प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा के साथ साथ में कहीं ना कहीं तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। प्रदेश जब्बार, यहाँ पर आपको मैं टोक रही हूँ, एक बार प्लीज आप क्लियर कर दीजिए, 91 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है या फिर 96? देखिए 96 उम्मीदवारों की लिस्ट इस वक्त जारी की गई, जो कि इस वक्त मेरे पास में 91, माफ कीजिएगा, 91 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके नाम की घोषणा की गई है। और ऐसे में महिला उम्मीदवारों की भी संख्या ठीक ठाक सी दिखाई दे रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि इस लिस्ट के जरिए से भारतीय जनता पार्टी वो मैसेज उन चुनावी क्षेत्रों में देने की कोशिश कर रही है जिस पर ना तो आपस में कोई तकरार हो, या फिर जिन लोगों को जो उम्मीदें थी टिकट मिलने का, जिनके टिकट नहीं हुए हैं या कुछ लोगों के टिकट जो कटे हैं, उनको नाराजगी ना हो, बल्कि आपसी एक समन्वय के साथ उन चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी के तमाम नेता और तमाम लोग मिलकर के वहां पर प्रत्याशी को जिताने का काम करें। तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए अब कहीं ना कहीं वोटर्स का विश्वास जीतने की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया। एक ऐसे वक्त में जबकि अमित शाह और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में दूसरे तमाम बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के स्टार बिल्कुल जब्बारो, देखिए जिन लोगों का टिकट कटा है उसके बाद थोड़ी बहुत नाराजगी भी रह सकती है, लाजमी है। इसी वजह से वो टीम भी तैयार है जो कि रूठों को मनाएगी। बिल्कुल, और बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके बड़ी रणनीति के तहत में इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की है। क्योंकि आमतौर पर होता है और कोई इसे रोक नहीं सकता कि अगर कई लोग उम्मीदवार हैं एक सीट को लेकर के, तो जाहिर तौर पर सीट किसी एक को मिलनी है और ऐसे में नाराजगी लोगों की होती है। लेकिन मान मनोबल के लिए इस बार ने बीजेपी बड़े खास तरीके की एक स्ट्रैटेजी तैयार की है ताकि दूसरे लोगों को समझा बुझा करके एक साथ रखा जाए, ताकि मजबूती के साथ में वोटर्स को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल हो सके। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, जहां इस बार में 2017 के मुकाबले कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में समीकरण कुछ बदले हैं। समीकरण कई सारे नजरिए से बदले हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कई सारे ऐसे चेहरे थे बीजेपी के पास में जो पिछड़े समाज से आते थे, जो कि मंत्री के पद पर बैठे हुए थे, मगर इस बार वो बीजेपी का दमन छोड़ करके दूसरी गठबंधन में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है और इसीलिए बीजेपी उन तमाम रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी के मद्देनजर जो चुनावी प्रत्याशियों की घोषणा थी वो बहुत महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि टिकट का दांव किस पर खेला जाए, किसको प्रत्याशी बनाया जाए। जब्बारो, देखिए जो अयोध्या सीट है वो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता पर दाव यहां से खेला गया है, इसको किस तरीके से लें? देखिए जहां पर तक अयोध्या का ये पूरा मामला है, वहां के वोटर्स को लेकर के इस बार बीजेपी पूरे तौर पर आश्वस्त है और बीजेपी ने इस चेहरे पर एक तरीके से दांव खेला है। जाहिर तौर पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुरक्षित सीट है और जिसमें लाख कोशिशें कर लें विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां उसमें सेंधमारी नहीं कर सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस अंदाज में अयोध्या से लेकर के गोरखपुर या फिर गाजियाबाद या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका हो, जैसा कि मैं कह रहा था कि समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए उन तमाम चीजों के मद्देनजर वक्त के साथ चलते हुए सियासी नब्ज और सियासी बयार को, उसके रुख को देखते हुए उसकी झलक इन लिस्ट में भी देखने को मिल रही है। प्रत्याशियों के नामों पर जब चर्चाएं चल रही थी और पहले उत्तर प्रदेश में बैठक हुई, उसके बाद में फाइनली दिल्ली में जहां पर सेंट्रल कमेटी की बैठक की गई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद में जाकर के कई दौर की बैठकें चली, उस पर चर्चाएं हुई, उसके नेगेटिव पॉजिटिव
व एस्पेक्ट्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तब जाकर के उन नामों पर एक मुहर लगाई है। और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिन नामों पर मुहर अंतिम रूप से लगाई गई है वो उनके जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, वो उनके जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसीलिए दूसरे लोगों को समझाने के लिए जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल तौर पर बनाई गई है, वो कमेटियां उन तमाम लोगों को समझाने का काम करेंगे जिनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव के बाद देखिए कई जो नाम इस वक्त हम स्क्रीन पर भी लगातार चला रहे हैं, इसमें कई नाम रिपीट भी हो रहे हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस देखी गई थी, जो सर्वे करवाया गया था, उसमें वो पास हो गए और उसी का इनाम मिला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस बार आमतौर पर यह ट्रेंड रहा है। हमने देखा कैसे दिल्ली में जब वहां पर नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, कैसे अमित शाह ने बहुत सारे ज्यादातर लोगों के टिकट काट दिए थे। कैसे अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव हुए वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, जो सिटिंग एमएलए रहे, उनकी परफॉर्मेंस को जनता के कसौटी पर परखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कदम बढ़ाया। और कुछ वैसी ही झलक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बीजेपी को किसी क्षेत्र से ये लगा कि यहां पर जो प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, जो जीते या जो हारे, उन तमाम लोगों के बीच में जनता की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने परखा कि क्या जनता उनसे नाराज है, जनता उनसे खुश है, उन्होंने 5 साल के इस पूरे टेन्योर में जनता के लिए समर्पित खुद को रखा, काम किया या नहीं किया। ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं? तो कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के बीजेपी चुनाव में नहीं जाना चाहती है। कुछ ऐसी जगहों पर जहां जहां उसे लगा है कि यहां पर कुछ ज्यादा काम नहीं कर सके हैं वहां के विधायक, वहां के एमएलए, तो उन जगहों से उन लोगों की टिकट को काटने का काम बीजेपी हमेशा से देखने को मिला कि बीजेपी। मनोज जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी जी। मनोज जी, किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को देखें, क्योंकि इसमें भी सारे समीकरणों को ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि इस बार जो चुनाव दिखाई दे रहा है वो उसमें कोई पोलराइजेशन अभी तक सामने नहीं आया है। ये पहली बार है, अगर गौर करें 2012 से लेकर अब तक, तो पहली बार ऐसा दिख रहा है कि चुनाव जातीय समीकरणों को लेकर हो रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, इन सब लोगों ने टिकटों को जातीय समीकरणों के आधार पर दिया है। और चूंकि खुद भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है, लिहाजा उसने एंटी इनकम्बेंसी डिवाइड की, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, उसको डिसेंट्रलाइज किया कि जिस विधायक या जिस मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी है वहां की टिकट बदल दिए जाए, लेकिन जातीय समीकरणों को साथ के जरूर रखा जाए कि उस जगह पर कौन सी पार्टी ने किस तरह के कैंडिडेट उतारे और हमें कैसा कैंडिडेट उतारना चाहिए, खासकर रेशियो ऑफ द वोटर को देखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी को इस बार डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, इंडिविजुअल कर दिया गया है, और जो लोग किसी भी हालत में जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जो विनिंग कैंडिडेट नहीं सामने समझ में आता, उनके टिकट बदले गए। और यही इस बार के चुनाव की एक रणनीति है। और इस बार एक 2012 के बाद से, यानी कहा जाए कि करीबन एक 10 साल के वक्फे के बाद पहली बार देखने को बिल्कुल। सूर्य प्रताप शाही जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये नई लिस्ट भी जारी हो गई है और इसमें कई नाम हम रिपीट देख रहे हैं। दोबारा से टिकट मिला है, लेकिन कईयों का पत्ता भी कट गया। जी हेलो जी जी शाही जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपको टिकट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी शाही जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बताइए शाही जी, ये जो 51 उम्मीदवारों की जो सूची नई जारी हुई है, इसमें भी बहुत कुछ फोकस किया गया है पार्टी की तरफ से। जो विनिंग कैंडिडेट हैं, खासतौर पर फोकस उन्हीं पर। और आप अपने इलाके में किस तरीके की समस्याएं देखते हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता आपको नजर आ रही है? समस्याओं का सारा निदान निकाला गया है और योजनाओं का हिसाब गाँव तक पहुंचे उसका पूरा की जाएंगे और उसका लाभ लोगों को क्या दिए। सूर्य प्रताप जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार दोबारा से आपका फोन कनेक्ट करवाऊं। तो आपको बता दें कि 91 यानी कि 91 उम्मीदवारों की नई सूची जारी हुई है और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने ये एक और नई लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कई सीटें अभी भी बची हुई हैं जहां पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और राजन,
आपको बता दें कि मनोज राजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, लेकिन अभी जैसे कि जब्बार भी हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बात नहीं बन पा रही है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। देखिए, एक सीट लखनऊ की कई सीट है जिन पे लगातार दिक्कत चल रही है। जैसे लालजी टंडन के जो बेटे हैं उनकी टिकट उनको लेकर भी थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है। दूसरा मामला समझ में आता है, जैसे स्वाति सिंह का टिकट है। अब स्वाति सिंह के पति जो दयाशंकर है वो भी उसी इलाके से टिकट मांग रहे हैं, जो खुद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के, वो भी टिकट मांग रहे हैं। काफी पुराने नेता है स्वाति सिंह। पिछली बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान की वजह से लाइमलाइट में आई और इतने जबरदस्त लाइमलाइट में आए कि पार्टी ने उनको न सिर्फ टिकट दिया बल्कि जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। रीता बहुगुणा जोशी वो भी चाहती है कि उनके बेटे को टिकट मिले। वो भी इस बात पर आ गई कि वो अपनी राजनीति से संन्यास ले सकती है बशर्ते उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहां पर अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। यही वजह है कि पार्टी माप रही है, पार्टी अपने बैरोमीटर पर वो आंकड़ा देख रही है कि यहाँ पर अगर किसी का टिकट काटते हैं तो विवाद ज्यादा ऊपर है या जीत ऊपर है। तो अगर वहां पर जीत नजर आती है और नेता का कद छोटा नजर आता है। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त नंद गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। नंद गोपाल नंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये जो नई लिस्ट हम देख रहे हैं 91 उम्मीदवारों की, क्या यही माने कि अब विकास के आधार पर ही जनता के बीच जा रही है पार्टी और पूरा भरोसा है कि दोबारा सत्ता में वापसी होगी? निश्चित रूप से सत्ता में वापसी होगी और प्रचंड बहुमत के साथ होगी। पिछली बार से ज्यादा बहुमत से हम जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश में 130 करोड़ लोग रहने वाले हैं उनके बारे में चिंता की, उनको ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। हमने जाति धर्म करी, प्रदेश को दंगा मुक्त किया है, प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है, प्रदेश को माफिया मुक्त किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। यदि हम कहें कि समाजवादी पार्टी में एक भी गुंडा नहीं है, एक भी आतंकी नहीं है, एक भी दागी नहीं है, तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अगर हम बसपा में कहें कि मायावती जी बिना पैसे का टिकट देती है तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अगर हम कहें कि केवल पैसा पैसा बसपा के लिए, केवल परिवारवाद सपा के लिए, इन लोगों ने केवल परिवार और बसपा ने केवल पैसे को महत्व देकर के इस प्रदेश को लूटा है। इस प्रदेश नंद गोपाल जी, लेकिन आजकल आप लोगों के निशाने पर बार बार समाजवादी पार्टी रह रही है। हर मंच से भी हम सुन रहे हैं जहां पर आपके नेता भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वहां पर भी सिर्फ अटैक समाजवादी पार्टी पर हो रहा है। यानी कि ये मान रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही? मुकाबला किसी से नहीं है, ये बहुत दूर है समाजवादी पार्टी। इस प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देखिए 2014 से ही इस प्रदेश का जो मूड है, 80 में से 73 सीट जीतकर इस देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस प्रदेश की जनता ने देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम किया, गद्दी सौंपने का काम किया। 80 में से 73 मतलब 90% से ज्यादा सीटें दे गए। उसके बाद 2017 में प्रचंड बहुमत आजादी के बाद पहली बार 325 सीट। जैसे एक गोल विधानसभा है, उसमें हैप्पी बर्थडे का एक केक काटो, उस केक की स्लाइड में सपा बसपा और कांग्रेस है, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी दल है। तो हमारी जनमानस ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने एकदम मन बना लिया है कि एक बार सपा लूटती है, एक बार बसपा लूटती है, कांग्रेस ने सब इतने सालों तक लूटा है। तो अब हम प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, इसलिए जब नंद गोपाल जी, लेकिन जैसी हवा जो रुख नजर आ रहा था 2017 में, सर वैसी हवा फिलहाल तो नहीं दिख रही है। आपको लगता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा मुकाबला काफी कड़ा है? आप जमीन पर जाएंगे, हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दौरा किया जी। 75 जिले में लगभग 7623 बाजारें हैं, उन बाजारों में दौरा किया। जिस तरह से व्यक्ति जो दुकानदार, बिल्कुल नंद गोपाल जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। सतीश द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर
प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये ओवरऑल लिस्ट को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी भले ही आप लोग डिनाई करते हो कि हम लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ विनिंग कैंडिडेट पर रख रहे हैं, लेकिन जातीय फैक्टर भी इसमें महत्वपूर्ण है। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? सतीश द्विवेदी जी, सर क्या आप सुन पा रहे हैं? सतीश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार लगातार बने हुए हैं। जब्बार, लेकिन भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां यही कहती हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ यही देखा है, जो विनिंग कैंडिडेट हो, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, उसी को हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन जातिगत फैक्टर इस बार के चुनाव में भी सबसे महत्वपूर्ण है, ये माने? बिल्कुल। और देखिए, विनिंग कैंडिडेट होने के लिए तमाम तरह के पैमाने पर खरा उतरना होता है, और बीजेपी ने चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर अलग अलग पैमानों पर वहां की जनता के मद्देनजर किसकी इमेज अच्छी है, किसके पक्ष में वोट जा सकते हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हमारे इनपुट एडिटर मनोज राजन ये बता रहे थे कि बीजेपी ने बड़ी बेबाकी के साथ में डंके की चोट पर जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खदशा या डर रहा है बीजेपी को, वहां पर सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी वहां के एमएलए के ऊपर थोपते हुए उनका टिकट काटने में जरा भी हिचक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके जरिए से एक संदेश देने की कोशिश भी करती है कि हमारी पार्टी में अगर आपको रहना है तो जनता के लिए काम करना है, आपको टिकट तभी मिलेगा, या अगर आप जीत करके आते हैं और अगर आप काम नहीं करते हैं तो अगले बार चुनाव में ये जरूरी नहीं कि आप जीते हुए भी हैं फिर भी आपको टिकट दे दिया जाए। तो बड़ी बेबाकी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तमाम लोगों के टिकट को काट दिया है जिन लोगों के क्षेत्रों में जनता उनसे नाराज दिखाई पड़ी है। जब्बार में लौटूंगी आपके पास। और सतीश द्विवेदी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ओवरऑल इस लिस्ट को हम देख रहे हैं कि कई कैंडिडेट्स यहां पर रिपीट हुए हैं। ये हम बोलेंगे कि उनको उनका इनाम मिल गया है, मेहनत जो लोगों ने की, लेकिन सर कईयों का टिकट भी कटा है। तो ऐसे में कैसे आप रूठों को मनाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अलग है, संगठन पर आधारित ये पार्टी है। जो विधायक, जो मंत्री कार्यकर्ता की तरह लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, हमारी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को हमेशा जनता के बीच पहुंचाते रहे हैं, जनता को अधिक से अधिक लाभ दिलाते रहे हैं, और पार्टी ने तमाम प्रक्रियाएं अपनाई है, ग्राउंड लेवल पर सर्वे भी कराया है, पार्टी का संगठन एक एक बूथ लेवल पर है, संगठन से भी रिपोर्ट ली है, और इस आधार पर पार्टी ने टिकट दिया है। और क्योंकि कार्यकर्ताओं और संगठन के फीडबैक और जनता के फीडबैक के आधार पर दिया है, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जिनका टिकट कटा है वो भी सब कार्यकर्ता हैं, और वो जानते हैं कि पार्टी उनकी कोई ना कोई उनका सम्मानजनक उपयोग करेगी, उनकी भविष्य में चिंता करेगी, इसलिए कोई विरोध नहीं होगा, कोई नहीं रूठेगा, सब लोग मिलकर के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने को तैयार। सतीश जी, आपने तो अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में कई सीटें नजर आ रही हैं जहां पर मुश्किलें हो सकती हैं, कड़ा मुकाबला है, ये बात आप मानेंगे? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, जो आज अखिलेश जी के साथ गठबंधन किए हुए लोग हैं, उन दलों को कभी विधानसभा में पहुंचने का अवसर नहीं मिला था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे तभी विधानसभा तक पहुंच पाए थे। हाँ, जो अपना दल है, निषाद पार्टी है, इनका जनाधार बड़ा है, और मुख्य रूप से पूर्वांचल में इन दोनों दलों का एक बड़ा आधार है। यही जितने क्षेत्रीय दल, सपा बसपा के बाद जितने क्षेत्रीय दल हैं, उसमें अपना दल और निषाद पार्टी ही बड़ी भूमिका में है, इनका बड़ा एक आधार है, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, हम सब मिल करके पूरी तरह से 2017 के इतिहास को दोहराएंगे। सतीश जी, यानी कि आप मान रहे हैं कि इस चुनावों में भी विकास ही अहम मुद्दा रहने वाला है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को प्राथमिकता देती है, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। विकास के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता, चाहे वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे प्रयागराज के कुंभ का विषय हो, चाहे कोविड में पूरे देश और प्रदेश की जनता की जीवन की सुरक्षा का विषय हो, चाहे निःशुल्क और सार्वभौमिक टीकाकरण का विषय हो, इन सब चीजों को लेकर के विकास
और इस देश की परंपरा, संस्कृति का सम्मान, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और मैं तो अभी टिकट की घोषणा हुई तो एक गांव में ही जनसंपर्क में हूँ। जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उत्साहित है और चुनाव की तिथि का इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी सरकार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रमापति शास्त्री जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार जी रमापति जी, इस बार का मुकाबला कैसे आप देख रहे हैं? 403 में से कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने हम लोगों पे विश्वास जताया है जी, और मैं कोशिश करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार बैठ करके और जनता का सेवा करते हुए मैं इस काम को निभाता रहा हूँ और आज भी निभाऊंगा। रमापति शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई जो कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दोबारा से जताया है आप पर। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि 2017 में जो चीजें थी तब से अब तक बहुत सारी स्थितियां बदली हैं? 2017 से ज्यादा सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सब लोग देश के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। इसे पिछले बार से इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी। रमापति शास्त्री जी, लेकिन विपक्ष तो यह आरोप लगाता है कि आप लोग विकास के आधार पर जाते तो हैं जनता के बीच, लेकिन जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है तब आप लोग धर्म, जाति, ये सब चीजें ले आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास को लेकर के और जनसंपर्क को लेकर के हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एकदम से सतर्क है और हम सबके बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सब लोगों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और प्रदेश नेताओं का स्वागत किया है। सर आपके मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि आपके इलाके में क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं? हालांकि काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन क्या और बेहतर करने की जरूरत है? काफी समस्याएं पूरी कर ली गई हैं, जो बाकी बचा है वो अब से बात पूरा हो जाएगा। ठीक है रमापति शास्त्री जी, लेकिन मुख्य मुकाबला आप किसके साथ देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, किसी दल के पास कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी की जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें तमाम ये नाम हम बता रहे हैं। कई लोगों को रिपीट भी किया गया है, कई मंत्रियों को भी दोबारा से टिकट दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार लगातार बने हुए हैं। जब्बार देखिए, कई ऐसे मंत्री भी हैं, कई ऐसे नेता भी हैं जिनको रिपीट किया गया है और दोबारा से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन विकास का मुद्दा रहने के साथ साथ अब जो तमाम सीटें बची हुई हैं उस पर फोकस करने की कोशिश, क्योंकि कैसे ये मसला सुलझाएगी। बाहर से भी कुछ लोगों को अंदर लेकर आए हैं और जो पहले से 5 साल से लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे उनको कैसे एडजस्ट किया जाए? देखिए इसके लिए बिल्कुल जब्बार, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इस बार का मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत जगह हमने देखा कि टिकट भी कई लोगों का काटा गया है और कई लोग पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। अपनी पार्टी का और अपने प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का देता हूँ जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा दिया है, करा है और फिर से मुझे मौका दिया है। और यहाँ पे चाहे कुछ हो, एक ही जो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं 80 बनाम 20 है और जो 20% जो है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके साथ लड़ा जा रहा है और जो 80% हैं वो चाहते हैं विकास और अमन और